गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज आपकी एग्जाम है फाइनेंशियल अकाउंट की, पेपर नंबर 6। तो जो मेन आपका टॉपिक है उसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मैं आपको उसको क्विकली रिवाइज कराता हूँ, सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बिकॉज इसके अंदर कई सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और ये वो चीजें जिसमें अगर आपको थियोरेटिकल पोर्शन का अच्छा नॉलेज है ना, तो आप प्रैक्टिकल इजीली कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि उसी के अंदर सारे रूल्स एंड नो जो चीजों को कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में लिखा होता है। तो क्विकली हम सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है रिवाइज करते हैं आज के एग्जाम के लिए। इतना वीडियो देख लो आप, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए, फर्स्ट है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच इज ऑन डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। देखो, हमको इसके अंदर टोटल नो 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट करने, AS1, AS10, AS11, AS12, AS16 एंड AS22, जिसमें मेरे हिसाब से जो मोस्ट आईएमपी होने वाले हैं आपकी एग्जाम के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। मोस्ट आईएमपी आपके लिए होंगे, जस्ट अ मिनट, क्या हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। ये 3 आप खास करके जाना। ठीक है, एंड उसके बाद की प्रायोरिटी में आप लेना पहले 12, देन 22 एंड देन 1। ठीक है, चलो मैं आपको सारे रिवाइज करा देता हूं। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी का मीनिंग क्या होता है? डिस्क्लोज ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी जो आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज किए, उन सबको आपको डिस्क्लोज करना है, ये AS1 कहता है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी के साथ बने। मैं कीवर्ड्स को हाईलाइट कर रहा हूं, तो आपको एग्जाम में उतना ही याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी के साथ हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो। ये यूजर को हेल्प करता है समझने में मेजरमेंट बेस कि कैसे कैलकुलेशन हुई और कौन सी मेथड अप्लाइड हुई है। अकाउंट में जो भी आप मेजरमेंट करते हो, जो भी मेथड यूज करते हो, वो AS1 में लिखा हुआ है। AS1 कहता है कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, गोइंग कंसर्न, बिजनेस सालों साल तक चलेगा, सारी पॉलिसी कंसिस्टेंट रहेगी, एंड अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। ठीक है, और अगर कोई अजम्पशन फॉलो नहीं होता है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। 3 चीजें आपको याद रखनी, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। अगर फॉलो नहीं हो रहे तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या है अकाउंटिंग पॉलिसी? तो स्पेसिफिक प्रिंसिपल, रूल्स एंड प्रैक्टिस। अकाउंट करते वक्त, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त जो प्रिंसिपल, रूल, प्रैक्टिस, मेथड्स आपने यूज किए, उसी को अकाउंटिंग पॉलिसी कहा जाता है। जैसे आपका मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया, SLM या WDV। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हो गया, फीफो लिफो मेथड। ठीक है, रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, सेल को कैसे रिकॉर्ड करोगे, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे करोगे, असेट का कैसे करोगे, फॉरेन एक्सचेंज का ट्रीटमेंट कौन सी मेथड से करोगे, टैक्सेस एंड प्रोविजन का ट्रीटमेंट कैसे करोगे, ये सब। ठीक है, प्रिंसिपल, रूल्स एंड प्रैक्टिसेस है अकाउंटिंग पॉलिसी की, जो आपकी कंपनी फॉलो कर रही है, और यही चीजें हमको डिस्क्लोज भी करनी है। इसी मेथड्स में, इन्हीं पॉलिसी में हमको कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी है। डिस्क्लोज क्या करना है? सारे के सारे मटेरियल पॉलिसीज जो इंपॉर्टेंट हो, सिग्निफिकेंट हो, और जो आपके प्रॉफिट पे या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पे अफेक्ट करते हो। ठीक है, आपको यूजली एक सेपरेट नोट दे देनी होती है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी की, भाई इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी कौन कौन सी थी। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, जब कंपनी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करती है तो आपको बताना पड़ेगा नेचर ऑफ चेंज, रीजन फॉर चेंज, एंड उसकी वजह से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या अफेक्ट आया। ठीक है, जैसे आप SLM से WDV में जाते हो, ठीक है, तो नॉर्मली आपको बताना पड़ेगा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ कि भाई SLM एंड WDV में डिफरेंस कितना आता है अगर हम दोनों मेथड यूज करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। क्योंकि जब आप मूव करते हो तो ये चेक कर लेना पड़ता है कि भाई SLM मेथड से जा रहे थे तो क्या, WDV से जा रहे हैं तो क्या। चेंज इन एस्टिमेट वर्सेस चेंज इन पॉलिसी। एस्टिमेट, यूजफुल लाइफ ऑफ असेट अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली, एंड पॉलिसी SLM से WDV में जाओगे तो आपको कैसे जाना है, रेट्रोस्पेक्टिवली। सो लाइफ का एस्टिमेट प्रोस्पेक्टिवली करना है, एंड पॉलिसी में जब आप चेक करोगे कि मेथड जो थी डेप्रिसिएशन की SLM एंड WDV, वो रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पहले से। एरर, मटीरियल प्रायर पीरियड एरर मस्ट बी करेक्टेड एंड डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। ठीक है, जो मेन एरर्स है उसको आपको नो करेक्ट कर देना है एंड उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। कौन कौन सी पॉलिसी होती है जो आपको डिस्क्लोज करनी है? इसमें 4-5 नाम आप याद रखना थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, डेप्रिसिएशन की मेथड, इन्वेंट्री की मेथड, असेट का वैल्यूएशन, फॉरेन एक्सचेंज का ट्रीटमेंट, गवर्नमेंट ग्रांट का ट्रीटमेंट, बोरोइंग कॉस्ट में आपने क्या किया, प्रोविजन, इंपेयरमेंट लॉस, टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन। ये सब अलग अलग पॉलिसी जो आपको डिस्क्लोज करनी रहेगी।
जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कंपनी फीफो मेथड यूज कर रही है इन्वेंट्री में, डिस्क्लोज करो। अगर कंपनी डेप्रिसिएशन की मेथड एसएलएम से डब्ल्यूडीवी में जा रही है, डिस्क्लोज करो नेचर, रीजन एंड उसका इफेक्ट। और अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन वायोलेट हुआ है तो वो भी आपको क्लियर कट डिस्क्लोज करना है। सो इन नटसेल अकाउंटिंग पॉलिसी रूल्स रेगुलेशंस एंड मेथड्स के बारे में बात करता है। ठीक है, वो ये चाहता है कि आप जो भी रूल्स रेगुलेशन एंड पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी रहे, और अगर आपने उसमें से कुछ भी चेंज किया है, कुछ बदलाव किए हैं, कोई दूसरी पॉलिसी पे मूव किए हैं, कोई दूसरी मेथड पे अगर आपने मूव ऑन किया है, तो फिर आपको वो चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि क्या कारण था आपको मेथड बदलने के लिए। ओके, एंड अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन वायोलेट हुए, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, तो वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यहां पे AS1 जो है वो हमारा समाप्त हो गया। ओके, चलिए अगला लेते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। मीनिंग क्या है? तो ये एक टेंजिबल फिक्स असेट है जो हम लेके आते हैं हमारे धंधे में प्रोडक्शन करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करने के लिए। ठीक है, रेंट पे भी लेके आ सकते हैं, लेकिन रेंट पे लेके आते हैं तो हम उसको फिक्स असेट नहीं कहते, डिपेंड करता है, लीज वगैरह हो तो बात अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए। हाँ, रेंटल मतलब यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि आप रेंट पे देने के लिए लेके आते हो, विच इज यूज्ड फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा के लिए अगर आप उसको यूज करते हो तो उसको कहा जाएगा PPE, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, कंप्यूटर एटसेट्रा। रिकॉग्निशन, पीपीई को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो सबसे पहले हमको पीपी को तभी रिकॉर्ड कर पाएंगे जब हमें पता हो वहां से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए, वो असेट तुमको कमा के देती है कि नहीं भविष्य में, वो एक्सपेक्टेड होना चाहिए, और जिसकी कॉस्ट को हम रिलायबली मेजर कर सकते हैं, जिसकी अमाउंट हमें पता होनी चाहिए। अमाउंट पता ही नहीं है तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। कैसे हम उसकी कॉस्ट ढूंढेंगे पीपीई की? तो जब हम पीपीई मतलब कोई भी प्रॉपर्टी असेट्स वगैरह खरीदेंगे तो उसकी परचेज प्राइस, कोई डिस्काउंट है तो हमको माइनस कर देना है, जितने भी टैक्सेस भरे आपको प्लस कर देना है, उसके रिलेटेड जितना भी खर्चा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन का, इंस्टॉलेशन का, साइट प्रिपरेशन का, प्रोफेशनल का, ध्यान रखना है उस असेट से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे डायरेक्टली रिलेटेड, वो सारे उस असेट में क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। बोरोइंग कॉस्ट भी ऐड करेंगे जो हम आगे जाके पढ़ने वाले AS16 में। अगर वो क्वालिफाइंग असेट है तो इंटरेस्ट का खर्चा भी उस असेट में क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड में आपको सिंपली ऐसे याद रखना, जो रिलेट नहीं करता है वो ऐड नहीं करना है। आपको ये सोचना है कि ये खर्चा क्यों हुआ, वो असेट आई तभी हुआ तो वो खर्चा ऐड होगा। उस असेट के आने या जाने से उस खर्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो वो खर्चा आपको ऐड नहीं करना है। चलो, बाद में कोई खर्चा करते हो असेट लाने के बाद तो उसको हम कहते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। दो तरीके के हो सकते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। जैसे आपने अपनी मशीन का रिपेयरिंग करवाया, ठीक है, रिपेयरिंग कराने से मशीन सिर्फ नॉर्मल कंडीशन में रही है, ठीक है, उसमें कुछ भी ज्यादा एनहांसमेंट नहीं हुआ है, तो उसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन उस मशीन पे ऐसा खर्चा किया मेजर, जैसे आपने अपनी एक्टिवा का इंजन बदल डाला, जिससे उसकी लाइफ चेंज हो गई, उसकी एफिशिएंसी बदल गई, उसकी कैपेसिटी बदल गई, तो फिर वो आपका खर्चा नहीं है, P&L में डेबिट नहीं होगा, वो कहां जाएगा, उस असेट में कैपिटलाइज हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली आपने ऑयल चेंज करवाया, ठीक है, पंचर वगैरह निकलवाया, ब्रेक वगैरह ठीक करवाया, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल नहीं। डेप्रिसिएशन, ठीक है, सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ, begin when the asset is ready for use, not necessarily when used। जब asset ready हो जाती है कि भाई अब तैयार है यूज करने के लिए, तब से डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर ऐसा हो कि आपने 6 महीने बाद उसको यूज किया तो उससे कोई लेना देना नहीं है। 1 अप्रैल को असेट रेडी है तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन 1 अप्रैल से ही होगी। फिर भले ही आप उसको यूज 1 जुलाई से कर रहे हो, वंस इट इज रेडी फॉर यूज डेप्रिसिएशन विल स्टार्ट। दो मेथड, SLM एंड WDV। रेसिडुअल वैल्यू यूजफुल लाइफ शुड बी रिव्यूड पीरियोडिकली, ठीक है, उसकी स्क्रैप प्राइस और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ हम टाइम टू टाइम क्या करेंगे, चेक करेंगे। चलिए फिर आता है रीवैल्यूएशन, जब आप अपनी असेट को रिवैल्यूएट करते हो, ठीक है, चेक करते हो कि भाई उसकी प्राइस क्या है, और अगर रिवैल्यूएशन करने से आपको पता चल रहा है असेट की प्राइस बढ़ रही है, तो वो जो प्राइस बढ़ी है, रिवैल्यूड प्राइस, उसको कहां लेके जाना है आपको, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। और अगर प्राइस घटी है तो आप उसको कहां लेके जाओगे, P&L में। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है, देखो इसके अंदर रूल ऐसा है कि पहली बार अगर आपने रिवैल्यूएशन किया है और इंक्रीज हुआ है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में, डिक्रीज हुआ है तो P&L में। फिर उसके बाद दोबारा आप रिवैल्यूएट करते हो, और दोबारा रिवैल्यूएट करने में रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे जो इंक्रीज है वो सेकंड टाइम में डिक्रीज हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल, पहली बार आपने रिवैल्यूएट किया तो 1 लाख से असेट बढ़ गई, दूसरी बार जब आपने रिवैल्यूएट किया तो 30,000 से आपकी असेट घट गई। सर डिक्रीज हुआ तो कहां लेके जाना है, P&L में। लेकिन क्या आपके पास पहले से उसका RR पड़ा था, रिवैल्यूएशन रिजर्व? अगर पड़ा है तो ये 30,000 P&L में नहीं जाएंगे, आपका RR जो है 30,000 से कम हो जाएगा। सर अगर यहाँ पे 1,30,000 से डिक्रीज हुआ होता तो मेरा पास RR कितना है, 1 लाख, तो मैं 1 लाख से मेरा RR रिड्यूस कर देता।
ऊपर के जो 30,000 है वो मैं कहां पे लिखता, पी एंड एल में। सो चेक कर लेना है कि अगर दूसरी बार हुआ है तो पहली बार में अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व अवेलेबल है तो सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, सेम लॉजिक आपको डिक्रीज वाले में भी यूज करना है। फिर बात आती है इंपेयरमेंट की। अगर रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम है, रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन कैरिंग अमाउंट, असेट इज रिटन डाउन, उसको कहा जाता है इंपेयरमेंट लॉस। मतलब रिकवरेबल अमाउंट आपका कितना है, फॉर एग्जांपल 100 रुपया, और आपकी बैलेंस शीट में आपने असेट्स को कितना बताया हुआ है, 120 रुपया। कैरिंग अमाउंट 120 है, रिकवरेबल अमाउंट आपकी कितनी है, 100। सो 20 को क्या माना जाएगा, आपका इंपेयरमेंट लॉस। रिमूवल ऑफ पीपी, जब आप अपनी असेट्स को रिमूव करोगे तो कैसे रिमूव करोगे, या तो बेचोगे या वो असेट स्क्रैप हो जाएगी और उससे कोई फ्यूचर बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल वैल्यू माइनस उस असेट की जो कैरिंग वैल्यू चल रही है, डेप्री माइनस करने के बाद वाली। ठीक है, वो जो डिफरेंस होगा वो जाएगा आपका पी एंड एल में। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट में और लॉस हुआ है तो डेबिट में। कंपोनेंट अकाउंटिंग, सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एन असेट विथ डिफरेंट यूजफुल लाइफ। भाई आपकी असेट का कोई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लेकिन उसकी लाइफ अलग है, असेट की लाइफ अलग है, तो उस कंपोनेंट को आप सेपरेटली दिखाओ और उसके ऊपर आप क्या करो, डेप्रिसिएशन सेपरेटली लगाओ। जैसे एरोप्लेन का इंजन एंड बॉडी, दोनों की लाइफ क्या मानी जाती है, अलग अलग है, तो एक ही असेट, लेकिन वो एरोप्लेन का जो इंजन है वो एरोप्लेन का बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट है। आप उसको सेपरेटली डिस्क्लोज कर दो और सेपरेटली उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, मेजरमेंट कैसे किया, डेप्रिसिएशन की मेथड कौन कौन सी है, यूजफुल लाइफ क्या थी, कैरिंग अमाउंट ग्रॉस एंड नेट कितनी है। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस में कुछ डिफरेंस आया तो उसका रिकंसिलेशन, एंड रिवैल्यूएशन की कोई इफेक्ट आई है तो वो, ये सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी रहेगी। चलो क्विक अंडरस्टैंडिंग, असेट की कैलकुलेशन, मशीन की प्राइस 5 लाख है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 20,000 है, इंस्टॉलेशन का 30,000 है, ट्रायल रन कितने का हुआ, 10,000 का। तो बताइए असेट की कॉस्ट कितनी। तो देखो मशीन का खर्चा तो लेना ही है, प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन होगा तभी तो मशीन आई, इंस्टॉल करने का खर्चा भी जरूरी है, ट्रायल रन का खर्चा भी जरूरी है, तो सबको मैंने प्लस कर दिया, तो मशीन कितने की बन गई, 5,60,000 की। चलो कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू। तो न्यू इंजन अगर आपने फिट किया है इंप्रूविंग एफिशिएंसी के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेगुलर रिपेयरिंग करते हो तो उसको रेवेन्यू कहते हैं, मैं समझा चुका हूं ये। ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख है, रीवैल्यूड अमाउंट 12 लाख है, तो असेट बढ़ी के घटी, बढ़ी, कितने से बढ़ी, 2 लाख से, बढ़े तो कहां लेके जाने का, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। अगर इसी का मैं उल्टा बोलूं कि ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख है, रीवैल्यूड अमाउंट आपकी 9 लाख है, कितने से घटी, 1 लाख से, कहां लेके जाओगे आप उसको, पी एंड एल में, क्योंकि डिक्रीज होता है तो हम उसको पी एंड एल में लेके जाएंगे। अब इसी AS10 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कहते हैं बैरर प्लांट, जो असेट की डेफिनेशन में कवर होता है और इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट ने पूछा हुआ है। तो आपको सिंपली डेफिनेशन क्या याद रखनी है, बैरर प्लांट इज अ लिविंग प्लांट, प्लांट मतलब पेड़ पौधों की बात चल रही है यहाँ पे, इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वो प्लांट जो आपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन और सप्लाई में यूज किया हो, एंड एक्सपेक्टेड टू बेयर प्रोड्यूस फॉर मोर देन वन पीरियड, और एक पीरियड से ज्यादा के लिए वो आपको प्रोडक्शन करके देता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बेरर प्लांट। सादी भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जैसे आपके पास आम का पेड़ है, ठीक है, और आपका आम का बिजनेस है, तो आम के पेड़ में क्या आम एक ही बार लगेंगे, मैंगो के बार बार लगेंगे, हर साल लगेंगे, ऐसा थोड़ी कि वो पेड़ एक बार मैंगो प्रोड्यूस करेगा फिर खत्म हो जाएगा, नहीं, वो बार बार आपको प्रोड्यूस करके देगा, आप उस आम को तोड़ोगे और मार्केट में जाके बेचोगे। सेम लाइक कोकोनट का जो ट्री होता है उसमें भी ऐसा ही होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बैरर प्लांट। ओके, दूसरा, कौन कौन से को हम बैरर प्लांट नहीं कहेंगे, जैसे कि आपके खेत के अंदर वीट वगैरह आपने उगाए, राइस वगैरह का आपने फार्मिंग किया, ठीक है, वहां पे कल्टीवेट किया उसको, तो आप समझो कि जो गेहूं का प्लांट था, प्लांट इन सेंस जो भी फसल आपने उगाई थी, जब आप उसको कट करते हो गेहूं के लिए, वो पूरी फसल कट होती है, वो कोई पेड़ पे नहीं उग रहा है। तो गेहूं जो होंगे, राइस वगैरह जो होंगे, उनको हम बैरर प्लांट नहीं कह सकते, क्योंकि वो बार बार यूज करके नहीं देगा आपको, बार बार प्रोड्यूस करके नहीं दे रहा है आपको, वो एक ही बार के लिए होता है। जबकि कोकोनट ट्री हो गया, मैंगो ट्री हो गया, ये बार बार आपको क्या करेंगे, प्रोडक्शन करके देंगे, बार बार आपको प्रोड्यूस करके देंगे। एग्जाम्पल, टी बुशेस, कॉफी प्लांट, मैंगो ट्री, रबर ट्री, कोकोनट ट्री, एप्पल ट्री, ग्रेप वाइन, ये सब आपको बार बार प्रोडक्शन करके देते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बैरर प्लांट। अब बैरर प्लांट को कैसे हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, कि भाई उसके सीड्स वगैरह में उसको बड़ा करने में खर्चा कितना हुआ, उसके रिलेटेड जमीन पे आजू बाजू खर्चा कितना हुआ, उसके कल्टीवेशन का खर्चा कितना हुआ, इरिगेशन का खर्चा कितना हुआ, ठीक है, लेबर चार्जेस कितने हैं,
और उसके लिए अगर आपने कोई लोन वोन लिया है तो उसका ब्याज भी उसमें ऐड हो जाएगा। पहले ये नहीं हुआ करता था AS10 में, लेकिन अब बेरर प्लांट जो है AS10 के अंदर रिकॉर्ड कर दिया गया है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि एग्जाम में पूछा जाए आपको बेरर प्लांट, तो आपको याद रख लेना है बेरर प्लांट एक लिविंग प्लांट है जो यूज होता है प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ व्हाट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और वो आपको 1 साल से ज्यादा के लिए प्रोडक्शन करके देगा। बार बार सीजन आएगी, बार बार प्रोडक्शन होगा। सस्ते नाम याद रखने हैं, मैंगो, कोकोनट, एप्पल। ठीक है, कॉस्टिंग खाली याद रखनी है, उसको खरीदा कितने में, मतलब उसको सीड्स वगैरह देके उसको बड़ा कितने में किया, जमीन का खर्चा कितना, उसके कल्टीवेशन का खर्चा कितना, इरिगेशन का कितना, लेबर का कितना एंड बोरोइंग का कितना। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल है बेरर प्लान आज की एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं AS11 की तरफ। चलिए अब लेते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 जो था हमारा, फॉरेन एक्सचेंज रेट। मीनिंग समझते हैं, AS11 किसके साथ डील करता है, फॉरेन करेंसी वाले ट्रांजेक्शनों के साथ। हाउ टू ट्रीट एक्सचेंज गेन एंड लॉसेज, जो भी एक्सचेंज गेन और लॉस होगा फॉरेन एक्सचेंज में रेट्स में बदलाव होने की वजह से, उसको कैसे ट्रीट करना है, उसके ऊपर AS11 बना है। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉपर एंड कंसिस्टेंट ट्रांसलेशन होना चाहिए फॉरेन करेंसी आइटम्स का। कोई भी रेट पे कन्वर्ट करो ऐसा नहीं चलेगा, जो रूल्स है उसको फॉलो करके आपको उसको ट्रांसलेट करना रहेगा। की टर्म्स, फॉरेन करेंसी किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग करेंसी के अलावा की जो करेंसी होती है उसको हम कहते हैं फॉरेन करेंसी। जैसे रिपोर्टिंग करेंसी इंडिया की है INR, INR मतलब रुपीज। तो रुपीज को छोड़ दो, फिर जितना भी हो गया, डॉलर हो गए, यूरो हो गए, ठीक है, उन सबको हम क्या कहेंगे, फॉरेन करेंसी। मॉनेटरी आइटम, टू बी रिसीव्ड और पेड इन अ फिक्स और डिटर्मिनेबल मनी यूनिट। मतलब सिंपली आपको ऐसे याद रखना है कि बेसिकली जो पेड हो सकता है फ्यूचर में या रिसीव हो सकता है जिसकी अमाउंट नक्की थी, उसको हम क्या कहेंगे, मॉनेटरी आइटम। डेटर्स हो गए, क्रेडिटर हो गए, लोन हो गए, कैश एंड बैंक बैलेंस जो आपके पास पड़ा है फॉरेन करेंसी के अंदर, वो ये सब फॉरेन वाले हैं, जिसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ता है। नॉन मॉनेटरी, जिसकी वैल्यू इज नॉट फिक्स इन टर्म्स ऑफ मनी, जैसे इन्वेंट्री है, ये फ्लक्चुएट हो सकता है। आपकी असेट की वैल्यू, आपके इन्वेस्टमेंट हो गए, आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, इन सबको हम क्या कहते हैं, नॉन मॉनेटरी आइटम। इनिशियल रिकॉग्निशन, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड एट द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया उस दिन जो रेट चल रहा है आप उसी रेट पे उसको कैलकुलेट करोगे। देखो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई AS11 में आप किस तरीके से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे, तो सबसे पहला होता है इनिशियल। इनिशियल में रेट कौन सा लेना है, ऑन दैट डेट। इनिशियल में आपको रेट कौन सा लेना है, ऑन दैट डे, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उस दिन जो रेट चल रहा है वो हम लेंगे। ठीक है, दूसरा आता है फिर बैलेंस शीट की डेट। बैलेंस शीट की डेट पे जो रेट चल रहा होगा उसको कंपेयर करना है आपके इनिशियल वाले रेट के साथ। ठीक है, और जो भी अगर प्लस माइनस होता है, फ्लक्चुएशन आता है, तो लॉस या फिर गेन की एंट्री आपको पास करनी है बैलेंस शीट की डेट पे। फिर थर्ड आपका ट्रीटमेंट रहता है पेमेंट का या रिसीव करने का, दोनों में से जो भी हो सकता है। उस टाइम पे जो रेट चल रहा होगा उसको आप कंपेयर करोगे बैलेंस शीट के साथ, और वहां पे भी जो होगा लॉस एंड गेन की आप एंट्री करोगे। एंड फिर पेमेंट मतलब कैश एंड बैंक वाली एंट्री होगी, और वो कौन से रेट पे होगा, ऑन द डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, 1 जुलाई को आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है, $1 इज इक्वल्स टू 60 रुपीज का रेट चल रहा है। ठीक है, आपकी बैलेंस शीट एंड होती है 31 मार्च को, उस टाइम पे रेट चल रहा है $1 इज इक्वल्स टू 68। आपने पेमेंट उसको किया 30 अप्रैल को अगले साल में, तब $1 इज इक्वल्स टू रेट चल रहा है आपका 65। अब रिकॉर्डिंग कैसे होगी, यहाँ पे खास ध्यान देना आप लोग। 1 जुलाई को आपने खरीदा, ओके सर कितने का खरीदा है, तो हम मान लेते हैं आपने $100 का माल खरीदा है। तो पहली एंट्री जो होगी आपकी परचेज की, भाई परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, उसमें आप लिखोगे $100 इंटू 66,000। ठीक है, फिर 31 मार्च आएगा, उस टाइम पे अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया, लेकिन रेट बढ़ के कितना हो गया, 68। मतलब अब आपको अगर आज की तारीख में आप पेमेंट करने जाते तो आपको ₹800 ज्यादा देने पड़ते। सर 800 कैसे आए, $100 और 60 और 68 का डिफरेंस कितना होता है, 8। मतलब ₹800 मुझे लॉस की एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जब आप पेमेंट करने गए तब रेट कितना हो गया, 65, और आपने प्रीवियसली कितने पे रिकॉर्ड कर दिया है, 68 पे। तब आप देखोगे तो ₹3 का फायदा हो रहा है, तो ₹300 का आपको क्या रिकॉर्ड कर देना है, गेन रिकॉर्ड कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये ट्रांजेक्शन्स की इफेक्ट देनी है।
चलिए, ट्रीटमेंट एट द ईयर एंड, मॉनेटरी आइटम्स को आप कौन से रेट पे कंसीडर करोगे? क्लोजिंग रेट पे। एक्सचेंज डिफरेंस जो भी आएगा वो कौन से अकाउंट में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, मॉनेटरी आइटम सारी किस कौन से रेट पे कवर करनी है आपको याद रखना है? क्लोजिंग रेट। नॉन मॉनेटरी आइटम्स, ठीक है, नॉन मॉनेटरी आइटम में आपको खास ध्यान रखना है, अगर कुछ नहीं दिया है तो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ले सकते हो, या फिर ओरिजिनल ट्रांजेक्शन रेट जो चल रहा होगा आपको उस पर कंसिडर करना है। कि जैसे कि आपने एक 5,000 की मशीन खरीदी थी जब रेट था 70, तो आप 3,50,000 पे उसको रिकॉर्ड करोगे। बाद में अगर उसका रेट चेंज भी होता है तो कोई इफेक्ट देंगे नहीं, मतलब जितने में खरीदा था, ठीक है, जो पहले का प्राइस है उसी पे आपको रिकॉर्ड करना है। ट्रीटमेंट ऑन सेटलमेंट, अगर डिफरेंट डिफरेंट रेट से आपका पेमेंट या रिसिप्ट होता है, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमको 1 जुलाई को हमने परचेज किया, 31 मार्च बैलेंस शीट की डेट है, उसके बाद हमने पेमेंट किया, तो जो भी सेटलमेंट होगा वो हम कहाँ डाल देंगे? P&L अकाउंट में। फॉरवर्ड एक्सचेंज में आपको दो टाइप याद रखने हैं, ट्रेडिंग एंड स्पेक्यूलेशन एंड हेजिंग वाले। अगर ट्रेडिंग एंड स्पेक्यूलेशन की बात करूं तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट को कहां रिकॉर्ड करोगे? P&L में, और एक्सचेंज डिफरेंस को भी कहां रिकॉर्ड करोगे आप? P&L में। लेकिन अगर हेजिंग की बात कर रहा हूं तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में अमोटाइज हो जाएंगे, एंड एक्सचेंज डिफरेंस जो है वो रिकॉग्नाइज होगा ऑन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनली। ठीक है, ये पे हटा देता हूं, बाई मिस्टेक फाउंडेशन लिख लिया मैंने यहाँ पे ई इंटर के लिए। तो फॉरवर्ड एंड फ्यूचर में आपको सिंपली याद रखना है कि ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशन दो चीजें, प्रीमियम एंड डिस्काउंट ट्रेडिंग के अंदर P&L में जाएगा, और अगर हेजिंग फर्म से, ठीक है, आप हेजिंग के पर्पज के साथ कर रहे हो तो फिर आपको उसको क्या कर देना है? पूरे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में अमोटाइज कर देना है। फिर दो ऑपरेशन, ये भी आपके एग्जाम में पूछने के पूरे पूरे चांसेस है, इंटीग्रल वर्सेज नॉन इंटीग्रल, IFO वर्सेज नॉन IFO। तो IFO किसे कहते हैं? इंटीग्रल ऑपरेशंस वो ऑपरेशंस होते हैं जिसमें आप अपने फॉरेन एसोसिएट या वेंचर्स पे डिपेंड होते हो। ठीक है, जैसे कि भाई ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो भाई जो डिपेंडेंट ब्रांच है तो उसको हम कहेंगे इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, जैसा ब्रांच बोलेगा, HO बोलेगा, वैसा ब्रांच करेगा, फुल्ली डिपेंडेंट है। क्वेश्चन में मेंशन हो सकता है अगर प्रैक्टिकल पूछा है तो कि IFO है कि नॉन IFO है। आपको करना क्या है, इसके अंदर जो भी डिफरेंस आएगा आपको कहाँ लेके जाना है? P&L में। और इसमें मैं आपको बता देता हूं कि आपके सारी करंट असेट एंड करंट लाइबिलिटी जो है वो आपको करंट रेट में लेके जाना है। ओपनिंग स्टॉक आप ओपनिंग रेट में लेके जाओगे, ठीक है, और P&L की जितनी भी चीजें हैं वो आपको कौन से रेट में कन्वर्ट करनी होती है? एवरेज रेट में। और जो डिफरेंस आएगा वो आप कहाँ लेके जाओगे? P&L में। यहाँ पे फिक्स असेट भी कौन से रेट पे आप कन्वर्ट करोगे? करंट रेट में। लेकिन अगर आप नॉन IFO की बात कर रहे हो तो सिर्फ फिक्स असेट वाला बदलेगा, बाकी सब कुछ सेम है। फिक्स असेट यहाँ पे आपके हिस्टोरिकल रेट में होगा, बाकी सारे रेट वही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो आप लेके जाओगे FCTR में। सर व्हाट इज FCTR? फॉरिन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। चलिए एग्जाम्पल, आपने $1,000 का गुड्स खरीदा, रेट था उस टाइम पे 80, तो आपकी पहली एंट्री कितने से होगी? 80,000 से। बैलेंस शीट की डेट पे रेट कितना हो गया? 82, मतलब अब आपकी अमाउंट 82,000 हो गई, लेकिन पहले रिकॉर्ड कितने पे किया था? 80 पे, अब कितना हो गया? 82, तो कितना ज्यादा हो गया? 2,000, तो 2,000 रुपीज आपका लॉस माना जाएगा, जिसको आप कहाँ लिखोगे? P&L में। आपने एक मशीन खरीदी है $2,000 की, जब खरीदी तब 75 का रेट था, अब क्लोजिंग रेट कितना है उसका? 80, तो क्लोजिंग रेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो असेट को ओरिजिनल प्राइस पे ही रिकॉर्ड करेंगे। सेटलमेंट, आपको $5,000 देने थे, परचेज 78 पे हुआ था, सेटलमेंट 80 का है, ठीक है। तो जब सेटलमेंट आपने किया तो आप देखो आपको ₹2 का नुकसान हो गया, तो 5,000 इंटू 2, 10,000 रुपीज का लॉस कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? P&L में। व्हाट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, कि जो भी एक्सचेंज डिफरेंस होंगे वो हम P&L में बताएंगे। एक्सचेंज डिफरेंस में जो इंपैक्ट पड़ेगा कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी का, वो भी हम डिस्क्लोज करेंगे। एंड फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट की डिटेल देंगे अगर वो मटेरियल है तो। इतना आपकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये था हमारा AS11। चलो आगे बढ़ते हैं हम AS12 की तरफ, विच इज अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। चलिए अब आते हैं अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 जो है अपना। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको इसके अंदर जादू करके दे रहा हूँ फटाफट रिवीजन करने के लिए, मैंने पूरे के पूरे AS के लिए आपके लिए ना टेबल तैयार करके रखी हुई है विथ एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो आप इसको भी रिकॉल करोगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा। तो AS12 में अपने वो टेबल से करते हैं, ओके। चलिए फटाफट मैं आ जाता हूँ टेबल में। चलिए, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, पहले तो ये समझ लेते हैं अपने कि गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है। तो मैं ऊपर आपको थोड़ी सी डेफिनेशन पार्ट इसका बता देता हूं कि गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है किस फॉर्म में? सब्सिडी फॉर्म में, कैश इंसेंटिव देके, ड्यूटी ड्रॉबैक देके, कंसेशन देके, ताकि आपके बिजनेस में वो आपको सपोर्ट कर सके।
क्या कवर नहीं होता है? अगर गवर्नमेंट आपके बिजनेस में कंट्रीब्यूट करती है, ओनरशिप लेके बैठी होती है, तो उसको गवर्नमेंट ग्रांट नहीं कहा जाता है। और अगर उस बेनिफिट को आप मनी में मेजर ही नहीं कर सकते तो भी उसको गवर्नमेंट ग्रांट नहीं कहा जाएगा। गवर्नमेंट ने आपको कोई फ्री टेक्निकल एडवाइस दी, इट्स नॉट गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, गवर्नमेंट आपके बिजनेस में 40% इक्विटी लेके बैठी है, इट इज नॉट गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट कैन बी इन टर्म्स ऑफ सब्सिडी, कैश इंसेंटिव, ड्यूटी ड्रॉबैक, कंसेशन, ताकि आपके बिजनेस में आपको सपोर्ट कर सके। मनी में मेजर होना जरूरी है। चलिए अब सीधा टेबल में आते हैं। रेवेन्यू ग्रांट कौन सी होती है? तो रेवेन्यू ग्रांट वो ग्रांट होगी जो आपको डे टू डे एक्सपेंसेस को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट आपको पैसे देती है। ठीक है, याद रखना, रेवेन्यू ग्रांट डे टू डे एक्सपेंस में आपको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट आपको फायदा देती है। दो ऑप्शन, इसका अकाउंटिंग क्या होगा? या तो आप इसको इनकम की तरफ पीएनएल में दिखाओ, या फिर आप उसके रिलेटेड वाले खर्चे में से उसको क्या कर दो, डिडक्ट कर दो। दो ऑप्शन आपके पास है, या तो आप उसको इनकम में दिखाओ पीएनएल में क्रेडिट साइड, या फिर रिलेटेड एक्सपेंस में से आप क्या कर दो, उसको माइनस कर दो। जैसे एक्सपोर्ट इंसेंटिव आपको मिला 50,000 रुपए का, आपने उसको इनकम के तौर पे दिखा दिया। दूसरी, गवर्नमेंट ग्रांट आपकी स्पेसिफिक असेट से रिलेट करती है। जैसे कि गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दी फॉर परचेजिंग और कंस्ट्रक्टिंग फिक्स असेट लाइक मशीन एंड बिल्डिंग, उसके लिए गवर्नमेंट ने आपको पैसे दिए। तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा? दो मेथड अवेलेबल है, डिडक्ट फ्रॉम दी असेट, असेट में से माइनस करो, या फिर आप उसको डेफर्ड इनकम के तौर पे बताओ और हर साल आप उसको थोड़ा थोड़ा करके पीएनएल में ले जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल 10 लाख की मशीन है और गवर्नमेंट ने 2 लाख रुपए की आपको सहायता दी, तो पहला ऑप्शन है मशीन को 8 लाख रुपए पे दिखाओ, मतलब 2 लाख माइनस करके दिखाओ। दूसरा ऑप्शन है मशीन 10 लाख पे ही दिखाओ, लेकिन 2 लाख रुपए को आप कहां लेके चले जाओ, डेफर्ड इनकम है, मतलब लाइबिलिटी में दिखा दो। और हर साल उस 2 लाख में से थोड़ी थोड़ी अमाउंट आपको कहां ट्रांसफर कर देनी है, पीएनएल में। ठीक है, तो दो चीजें हमने देखी, रेवेन्यू एंड फिक्स असेट। रेवेन्यू में दो ऑप्शन आपके पास, या तो पीएनएल या एक्सपेंस में से माइनस। फिक्स असेट में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो असेट में से माइनस करो या फिर आप उसको डेफर्ड के तौर पे दिखाओ। नाउ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू योर इनकम एंड एक्सपेंस, पर्टिकुलर खर्चे के लिए, वेजेस, ट्रेनिंग, रिसर्च एक्सपेंस के लिए आपको दिया है, तो आप उसको इनकम के तौर पे ट्रीट करोगे। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने आपको 1 लाख रुपए दिए कि आप अपनी स्टाफ को ट्रेनिंग दीजिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टाफ ट्रेनिंग का जो खर्चा है वो 1 लाख से रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, डायरेक्टली कोई इनकम दी है तो आप उसको पीएनएल में क्रेडिट भी कर सकते हो। फिर आपको याद रखना है, अगर प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन नेचर की गवर्नमेंट ग्रांट है, ठीक है, बिजनेस को सेटअप करने के लिए, ठीक है, फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए आपको गवर्नमेंट पैसा देती है, तो आप उसको कैपिटल रिजर्व के तौर पे ट्रीट करोगे। और कैपिटल रिजर्व कहां दिखाओगे, रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए सरकार ने आपको 5 लाख रुपए दिए, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, बिल्डिंग मशीन खरीदने के लिए पैसे दिए, तो आपको क्या कर देना, मशीन में से माइनस कर देना या लाइबिलिटी में लिखो। ठीक है, याद रखना है, ये पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 2 में डिफरेंस आपको। नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट अगर आपको मिली है, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड इन नॉन कैश फॉर्म, लाइक फ्री में जमीन दे दी, फ्री में बिल्डिंग दे दी, तो आपको याद रखना है उसको नॉमिनल वैल्यू पे आपको रिकॉर्ड करना है। एंड व्हाट विल बी द नॉमिनल वैल्यू, 1 रुपीज पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो अगर आपको फोगट में कोई गवर्नमेंट ग्रांट की चीज मिल गई हो काइंड में। जैसे गवर्नमेंट ने आपको असेट दे दी 5 करोड़ की, अब असेट आई, असेट तो आप बैलेंस शीट में दिखा रहे हो, पर भाव क्या दिखाओगे, कितने में आई वो, प्राइस तो है ही नहीं, फ्री में मिली है, तो 1 रुपए पे आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, 10 पे भी कर सकते हो, 100 पे भी कर सकते हो। गवर्नमेंट ग्रांट को रिफंड करना पड़ेगा अगर आपने गवर्नमेंट ग्रांट कोई कंडीशंस जो है वो मेट नहीं की, गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो नहीं किए, आपको गवर्नमेंट ग्रांट क्या कर देना पड़ेगा, रिफंड कर देना पड़ेगा। ठीक है, रिफंड करने के लिए आपको रिवर्स ट्रीटमेंट देना है, जो ऊपर वाला ट्रीटमेंट दिया था उसको एग्जैक्टली रिवर्स कर देना है, तो वो हो जाएगा आपका रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है एक्सपोर्ट करने के लिए, जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक, एक्सपोर्ट इंसेंटिव एटसेट्रा, तो आप उसको ट्रीट करोगे रेवेन्यू ग्रांट की तरह। ठीक है, रेवेन्यू ग्रांट का मतलब या तो एक्सपेंस में से माइनस, या आप उसको इनकम में लिखोगे। ये इसमें ऊपर प्रैक्टिकल बनते हैं, आपको सिंपली इतना याद रख लेना है, क्विकली आपको याद रखना है, रेवेन्यू ग्रांट अगर आपको मिली है तो दो ऑप्शन, रेवेन्यू मतलब पीएनएल रिलेटेड, या तो पीएनएल में क्रेडिट करोगे या खर्चे में से माइनस करोगे। असेट रिलेटेड मिली हो तो या तो असेट में से माइनस करेंगे या लाइबिलिटी में दिखाएंगे, लाइबिलिटी में दिखाएंगे तो हर साल उसको राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री, बिल्डिंग सेटअप, धंधा सेटअप करने के लिए आपको दिया हो तो फिर वो कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। ठीक है, धंधा सेटअप करने के लिए दिया हो तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल रिजर्व। और नॉन मॉनिटरी और फोगट में कुछ मिला हो तो नॉमिनल वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड करेंगे। व्हाट विल बी द नॉमिनल वैल्यू, 1 रुपीज आप ट्रीट कर सकते हो। ये था हमारा AS 12। चलिए AS 16, बोरोइंग कॉस्ट समरी नोट्स।
जो है अपने देख रहे हैं। चलो इसको भी हम पूरा का पूरा टेबल फॉर्म में समझ लेते हैं फटाफट कि बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है। बोरोइंग कॉस्ट इंटरेस्ट एंड दूसरा खर्चा जो उससे रिलेट करता है। कॉन्सेंट्रेट करना यहाँ पे, इंटरेस्ट एंड दूसरा खर्चा जो उस फंड से रिलेट करता है। क्या ट्रीटमेंट करेंगे सर, क्या वो इंटरेस्ट का खर्चा खर्चा होगा कि कैपिटलाइज होगा? कैसे पता चले कि वो खर्चा इंटरेस्ट का? नॉर्मली हम पी एंड एल में डेबिट करते हैं, बट कब हम उसको असेट में डालेंगे तो वो डिपेंड करता है आपकी असेट क्यू ए है, मतलब क्वालिफाइंग असेट है कि नहीं। अगर क्वालिफाइंग है तो वो ब्याज का खर्चा किस में जाएगा? आपके असेट में जाएगा। लेकिन अगर वो क्वालिफाइंग नहीं है तो ब्याज का खर्चा किस में जाएगा? पी एंड एल में जाएगा। सर व्हाट इज क्वालिफाइंग असेट? चलिए, क्वालिफाइंग असेट क्या होता है ध्यान रखना। क्वालिफाइंग असेट का मतलब जिस असेट को एक टाइम लगता हो बनने में, रेडी फॉर यूज एंड सेल, सब्सटेंशियल टाइम टू गेट रेडी, उसको हम क्या कहेंगे? क्वालिफाइंग असेट। सर अभी पता कैसे चले सब्सटेंशियल टाइम क्या होता है? 1 महीना, 2 महीना? नॉर्मली 12 महीनों को हम सब्सटेंशियल टाइम कंसीडर करते हैं। ठीक है, सो क्वालिफाइंग असेट डेफिनेशन याद रखनी है, जिसको सब्सटेंशियल टाइम लगता हो उसे हम क्या कहेंगे? क्वालिफाइंग असेट। बोरोइंग कॉस्ट को हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। जो भी ब्याज होगा वो असेट में ऐड होगा, पी एंड एल में डेबिट नहीं होगा। अगर वो किससे रिलेट कर रहा हो? क्वालिफाइंग असेट से रिलेट कर रहा हो। चलिए सर, व्हाट इज नॉन क्वालिफाइंग असेट? तो जो असेट इमीडिएटली रेडी है, जिसको बनने में टाइम ही नहीं लगता हो, तो वो फिर नॉन क्वालिफाइंग असेट कहलाएगी। सर जब ये क्वालिफाइंग असेट होती है तो ब्याज कहां से लेके कहां तक का हमको गिनना होता है? तो याद रखना है, सबसे पहला टाइम आपको याद रखना है स्टार्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन में फर्स्ट एक्सपेंडिचर इंकर्ड होना चाहिए, बोरोइंग कॉस्ट इंकर्ड हो जानी चाहिए, एंड दूसरी एक्टिविटी चालू हो जानी चाहिए उस असेट को बनाने रिलेटेड। सो ये शुरू कब होगा? खर्चा हो गया हो, लोन ले लिया हो, एक्टिविटी स्टार्ट हो गई हो, तो उसको कहेंगे कि हम इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन का टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम यहाँ पे कि 1 जुलाई को ऐसा हुआ, तो दिस इज योर स्टार्टिंग टाइम पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन। फिर सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, बीच में अगर कोई टेम्पररी डिले आ जाता है जिसकी वजह से आपको अपनी असेट को बनाने का कामकाज रोकना पड़ता है, ठीक है, तो उसको अच्छा नॉर्मल डिले, एब नॉर्मल डिले होना चाहिए, टेम्पररी। मैंडेटरी अगर आपको वेट ही करना पड़ता है तो उसको सस्पेंशन नहीं कहेंगे। सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप समझो जरा इसको। कि हुआ क्या कि 1 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर तक, ठीक है, आपकी फैक्ट्री बंद हो गई स्ट्राइक की वजह से, जो मशीन आप बना रहे थे वो रुक गया। तो जो मैं ब्याज का टाइम पीरियड गिनूंगा ना, उसमें ये 2 महीने मुझे कंसीडर नहीं करने हैं, इसको कहते हैं सस्पेंशन। लेकिन कोई बिल्डिंग बना रहे हो जिसके लिए आपको 2 महीने बाय डिफॉल्ट उसको ऐसे ही रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, तभी वो असेट रेडी हो सकती है, तो वो टाइम पीरियड उसके लिए मैंडेटरी हो गया है। ये आप जानबूझ के, ये ऐसा कुछ हुआ नहीं जिसकी वजह से डिले हो रहा है, ये उस असेट का नेचर है जिसकी वजह से डिले करना पड़ रहा है। तो फिर ये 2 महीने जो है वो आपके टाइम पीरियड में कंसीडर होंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना सस्पेंशन के अंदर। तीसरा आता है सीजेशन। कब कामकाज रुक जाएगा? जब असेट रेडी हो जाएगी, रेडी हो जाएगी, मतलब समझो 90% काम हो गया, 10% बाकी है, डेकोरेशन बाकी है, पेंटिंग बाकी है, तो मान लिया जाएगा कि कैपिटलाइजेशन का टाइम पीरियड खत्म हो गया। एग्जाम्पल जो हमारा चल रहा है, मैं ऐसा बोल देता हूं कि भाई फॉर एग्जाम्पल 1 फरवरी को आपका ये सारा कामकाज रुक गया था, तो इंटरेस्ट कितने से कितने महीनों का असेट में जाएगा? जुलाई से लेके फरवरी तक का। लेकिन अगर सस्पेंशन है तो 2 महीने माइनस कर देंगे, नहीं है तो 2 महीने माइनस नहीं करेंगे। कितने महीने हो जाएंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे लगभग लगभग 7 महीने का ब्याज आपको गिनना रहेगा। ठीक है, और वो ब्याज कहाँ जाएगा? आपके असेट के अंदर। स्पेसिफिक बोरोइंग हो, लोन टेकन स्पेसिफिकली फॉर क्वालिफाइंग असेट, पर्टिकुलर असेट के लिए लोन लिया है, तो उसका इंटरेस्ट जो है वो डायरेक्टली आपके असेट में चला जाएगा। लेकिन अगर आपने उसके ऊपर कोई इनकम अर्न कर दी है तो इनकम आपको माइनस कर देनी है। जनरल बोरोइंग हो, एक ही लोन लिया है जिसमें बहुत सारी असेट के लिए लोन ले लिया हो आपने, तो फिर आपको वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट मेथड यूज करनी रहेगी। एक्सचेंज डिफरेंस AS11 का लिंक है, अगर एक्सचेंज डिफरेंस उस पर्टिकुलर असेट से रिलेट करता है तो वो बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा। नॉन कैपिटलाइजेबल बोरोइंग कॉस्ट कौन सी होगी? कॉस्ट विच इज नॉट रिलेटेड टू क्वालिफाइंग असेट, जो खर्चा उस असेट से रिलेट नहीं करता है वो सीधा सीधा कहाँ चला जाएगा? पी एंड एल में। जैसे आपने वर्किंग कैपिटल का लोन लिया, उसका असेट से क्या ही लेना देना था, उसका ब्याज कहाँ डालना है आपको? पी एंड एल में। व्हाट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट? अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी थी?
बोरोइंग कॉस्ट कैसे कैपिटलाइज की, कैपिटलाइजेशन रेट क्या था, कब शुरू हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें आपको नोट्स टू अकाउंट्स में दिखानी पड़ेगी। तो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैंने आपको AS16 जो है कंप्लीटली समझा दिया कि क्या क्या होता है इसके अंदर। द लास्ट टॉपिक AS22। चलिए इसको हम फास्टली खत्म करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 इज फॉर द डेफर्ड टैक्स। अकाउंटिंग इनकम कौन सी होती है? जो आपके P&L से आती है, जिसके बेस पे आप डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करोगे। मतलब सिंपल एग्जांपल, जो आपका P&L में प्रॉफिट है उसको कहते हैं हम अकाउंटिंग इनकम। सर व्हाट इज टैक्सेबल इनकम? इनकम टैक्स के हिसाब से जो प्रॉफिट होता है उसको हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम, जिसके हिसाब से हम टैक्स गिनेंगे। सर करंट टैक्स, जो आप करंट ईयर में पे करने वाले हो, जैसे कि नॉर्मली कंपनी के ऊपर 30% टैक्स होता है, ठीक है, वो टैक्स हम कहाँ लेके जाते हैं? P&L में। AS12 का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है टाइमिंग डिफरेंस। AS12 टाइमिंग डिफरेंस की बात करता है कि डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड टैक्सेबल इनकम, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड टैक्सेबल इनकम, आपके अकाउंट की इनकम एंड टैक्सेबल की इनकम के अंदर डिफरेंस आता है, तब जाके क्रिएट होता है DTA और DTL, डेफर्ड टैक्स असेट एंड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। सर कैसे डिफरेंस आता है? अकाउंट में डेप्री अलग गिनते हैं, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन अलग गिनते हैं। प्रोविजन का ट्रीटमेंट अलग अलग हो जाता है। प्रोविजंस जो है वो आप P&L में डेबिट करते हो, जबकि इनकम टैक्स कहता है कि भाई ऐसे प्रोविजंस आप अपने खर्चे में कंसीडर नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका टैक्स का प्रॉफिट और आपके बिजनेस का प्रॉफिट दोनों क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। उनकी टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से क्या होता है, आपको डेफर्ड टैक्स असेट एंड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनानी पड़ती है। परमानेंट डिफरेंसेस कुछ हो, जैसे पेनल्टीज, डोनेशन, तो फिर उसके लिए कुछ भी आपको करना नहीं है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कब बनेगी? ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, DTL कब बनेगा? जब टैक्सेबल इनकम कम है। किससे? अकाउंटिंग इनकम से। आपके अकाउंटिंग इनकम से आपकी टैक्सेबल इनकम कम है, मतलब इनकम टैक्स में आपके पास 1 लाख है और अकाउंटिंग इनकम जो है वो आपकी 2 लाख है, तो मैं बोल सकता हूं मेरी इनकम टैक्स की इनकम मेरे अकाउंटिंग इनकम से कम है। क्या बनेगा वहां पे? DTL। डेफर्ड टैक्स असेट, जब टैक्सेबल इनकम अकाउंटिंग इनकम से ज्यादा हो, रिवर्स कर देना है, जब ज्यादा हो तो DTA, कम हो तो क्या करना है आपको? DTL। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत अच्छी वर्ड लिखा हुआ है, अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, DTA ओनली रिकॉग्नाइज इफ इट इज रिजनेबल सर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। जब आपको लग रहा हो ना कि भविष्य में प्रॉफिट होने वाला है, तब जाके आप इस लॉस को रिकॉर्ड कर सकते हो, अदरवाइज आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। DTA फॉर लॉसेस, जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, बिजनेस लॉसेस वगैरह जो है, जो आप कैरी फॉरवर्ड करते हो ताकि आप फ्यूचर प्रॉफिट के सामने उसको सेट ऑफ कर सकते हो, तो आप DTA तभी बना पाओगे जब आप सर्टेन हो कि मेरे को आने वाले टाइम में प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, और आपके पास कन्विंसिंग एविडेंस हो उसके, तभी आप उस कैरी फॉरवर्ड वाले लॉसेस के लिए DTA क्रिएट कर पाओगे। मेजरमेंट, जो टैक्स रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से DTA और DTL क्रिएट किया जाएगा। प्रिंसिपल क्या है? DTL ऑलवेज रिकॉग्नाइज, DTA रिकॉग्नाइज विथ रिजनेबल सर्टेनिटी। DTL तो हमेशा बनाना है, लेकिन DTA तभी बनेगा जब आपको फ्यूचर में सर्टेनिटी हो कि आपको प्रॉफिट होगा। रिवर्सल ऑफ DTL, एग्जैक्ट रिवर्स कर देना है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या होगी? आपको मेजर टाइमिंग डिफरेंसेस के साथ अपने नोट्स टू अकाउंट्स में बताना है कि क्यों DTL DTA करेक्ट क्रिएट किया गया। कहाँ दिखाएंगे? DTA हो तो करंट असेट, DTL हो तो, सॉरी, नॉन करंट असेट एंड नॉन करंट लाइबिलिटी में। DTA हो तो आपको नॉन करंट में डालना है, DTL हो तो आपको नॉन करंट लाइबिलिटी में डालना है। चलिए की पॉइंट एक बार मैं आपको वापस बता देता हूं। डेफर्ड टैक्स क्यों क्रिएट होता है? अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम के बीच में डिफरेंस आता है, ठीक है। DTL कब होगा? जब आपके इनकम टैक्स की इनकम, इतना याद रखने का, इनकम टैक्स जो है वो आपका कम है, इनकम टैक्स का प्रॉफिट कम है, किसके प्रॉफिट से? अकाउंटिंग प्रॉफिट से। जब ये चीज होगी, इनकम टैक्स इज लेस देन अकाउंटिंग प्रॉफिट, तो हम क्या क्रिएट करेंगे? DTL। और अगर आप इसको उल्टा कर दोगे, इनकम टैक्स इज ग्रेटर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट, तो वहां पे क्या होगा? DTA। DTL हमेशा क्रिएट होगा। DTA डिपेंड करता है फ्यूचर में आपको सर्टेनिटी हो प्रॉफिट होने की, तो आप क्या क्रिएट करोगे वहां पे? ठीक है, DTA क्रिएट करोगे। दिस इज द बेसिक्स ऑफ डेफर्ड टैक्स असेट। पूरा टेब्यूलर फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया है, सारे के सारी चीजें आप अच्छे से रिकॉल कर दो। डिटेल भी दिया हुआ है एग्जाम्पल के साथ, और आपको टेब्यूलर फॉर्म में भी दिया हुआ है। क्विकली गो थ्रू कर दो, लगभग लगभग आधे घंटे में, पौने घंटे में, आप 45 मिनट्स के अंदर सारे AS आपके जो है रिकॉल हो जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।